Hello dear students. So today we are going to study our next topic, that is Hertz experiment. So Hertz used LC circuit for producing electromagnetic waves. LC circuit for producing electromagnetic waves. So you can see this is a induction coil. You can write here, this is induction coil and this one is the input. You can see here, let's this point is P and P dash. This one is the S or S dash, we can say. This one is S1 S2. Let us, this is S1 dash and S2 dash. This is a detector. This is these are two metal plates and here two bulbs are connected. These bulbs are made up of brass. These are made up of brass. So these two brass sphere will produce electromagnetic waves and that will be detected by the detector. So देखिए आप यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब जैसे हमने LC सर्किट यहाँ पे यूज़ किया, मीन्स LC सर्किट का मतलब है कि आपने एक इंडक्टर ले लिया आपने और एक कैपेसिटर ले लिया. क्लियर? एक आपने इंडक्टर लिया, एक कैपेसिटर लिया और जो आपने LC ऑसिलेशन पढ़ा था कि कैपेसिटर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, मान लो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है. जैसे एक की को प्रेस किया तो यहाँ से क्या हुआ कि चार्ज करंट फ्लो करना स्टार्ट किया और ये मैग्नेट बन गया. ये इंडक्टर जो है मैग्नेट बन गया और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होने लग पड़ी. मीन्स इट बिकम नॉर्थ एंड सेकेंड एंड बिकम साउथ. सो मैग्नेटिक लाइंस आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ and similarly when this is totally discharged then it will lose its energy and it will, we can say, it will gain its energy. Inductor will gain its energy from capacitor and capacitor will fully discharge. फिर दूसरे प्रोसेस में क्या होगा, करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये वाली प्लेट पॉजिटिव बन जाएगी, वो वाली नेगेटिव बन जाएगी. इस तरीके से हर्ट्ज ने इस LC सर्किट का यूज़ किया यहाँ पे टू डिटेक्ट द electromagnetic waves that produce a frequency of 1/2 pi root LC. Okay, where L is the inductance of the coil and C is the capacitance of the conductor. तो देखिए क्या किया इन्होंने, दो मेटेलिक प्लेट ली, लार्ज स्क्वायर मेटल प्लेट, वी कैन से दिस इज स्क्वायर टाइप. दो, क्योंकि कैपेसिटर में क्या होता है दो प्लेट्स होती हैं, तो ब्रास की प्लेट्स इन्होंने, और वो मीन्स यहाँ से 40 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ है साइड से, दैट इज़ 40 सेंटीमीटर, और इनको वर्टिकल प्लेन में रखा. इस तरीके से रखा कि आपस में ये 60 सेंटीमीटर अपार्ट है. यहाँ पे 60 सेंटीमीटर अपार्ट मीन्स यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, नीचे यहाँ से लेके इस पॉइंट तक 60 सेंटीमीटर अपार्ट. और वो जो थिक वायर हैं उसके साथ कनेक्ट कर दिए. इनके जो दो एंड हैं वो थिक वायर के साथ, दीज आर थिक वायर, वी कैन से थिक वायर, दिस इज़ ट्रांसमीटर, थिक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया. और जो आपके पास स्फीयर है यहाँ पे, इसके साथ साथ में दो ब्रास स्फीयर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए. ठीक है, और इन दो ब्रास के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2 to 3 सेंटीमीटर. दो ब्रास के जो बॉब हैं, ब्रास बॉब के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2 to 3 सेंटीमीटर. और जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स की जो लेंथ है दैट इज़ 40 सेंटीमीटर, और जो प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ सेंटर से दैट इज़ 60 सेंटीमीटर. तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है. ठीक है, तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था. और जो आपके पास थिक वायर्स हैं, ये वाली जो थिक वायर्स हैं, ये कनेक्ट कर दी सेकेंडरी टर्मिनल ऑफ द इंडक्शन कॉइल. जैसे ये प्राइमरी सेकेंडरी इस तरीके से. ठीक है, उसी तरह से फिर ये मींस ये सर्किट ही LC सर्किट है. तो एक सर्किट में एक में इंडक्टर होगा, एक में कैपेसिटर होगा. ठीक है, फिर से इंडक्टर होगा, फिर से कैपेसिटर होगा. इस तरीके से ये दो, वी कैन से, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट. ये प्राइमरी है, सेकेंडरी, ऐसे मान लो आप. हर टाइम जो करंट जो प्राइमरी सर्किट में ऑफ द कॉइल से इंटरप्ट होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा S1 और S2 में. इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही करंट इससे फ्लो करेगा तो ये टोटली क्या होगी, चार्ज हो जाएगी. प्लेट्स टोटली चार्ज हो जाएगी, और जब इसके सराउंडिंग में चार्ज, जब इसके पास एक्सेस चार्ज हो जाएगा तो ये सराउंडिंग एयर को क्या करेगा, ये सराउंडिंग एयर में मीन्स ये चार्ज डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा. लेकिन उसको बचाने के लिए हमने यहाँ पे मेटेलिक स्फीयर रखा. ठीक है, और यहाँ पे इस एंड से ये चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, और उसके डिस्चार्ज से क्या होगा कि यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा. जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो इसके थ्रू होगा. जो एयर है, एयर में क्या है आपके पास
मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं तो क्या होंगे, आयनाइज हो जाएंगे। तो आपके पास एयर है दैट मेक्स कंडक्टिंग, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स और जो आयन जो हैं यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, दे मूव बैक एंड फोर्थ, यहाँ पे वो मूव करेंगे इस गैप के बीच में, दे मूव बैक एंड फोर्थ, और उनके मूव करने से एक मतलब एक किस्म का एक वेव बनेगी, और वो जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट कैन बी डिटेक्ट बाई दिस डिटेक्टर। ये डिटेक्टर है, इसके डिटेक्टर के एंड में भी यहाँ पे ब्रास मेटल लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो डिटेक्टर है उसको डिटेक्ट करेगा, और वो जो फ्रिक्वेंसी होगी दैट विल बी 1/2 पाई रूट LC, ठीक है। तो जो आपके पास रिसीवर है, जिसको हम रिसीवर भी बोलते हैं या डिटेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, रिसीवर भी लिख सकते हैं आप, रिसीवर या डिटेक्टर जो होता है ऑलमोस्ट क्या है, पूरा तरह के सर्कुलर वायर है ये, ठीक है। और इसके दो एंड, लास्ट के जो एंड हैं, या मतलब ये जो एंड है इसमें एक ब्रास के स्फीयर लगे हुए हैं, जैसे इसको हमने S1 डैश या S2 डैश बोल दिया। जो टाइनी स्पार्क प्रोड्यूस होगा इस गैप के बीच में, टाइनी स्पार्क जो प्रोड्यूस होगा इस गैप के बीच में, वो बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। एक्चुअली में हुआ क्या कि 1887 में जो हर्ट्ज साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। किसने किया, ये हर्ट्ज ने किया था 1887 में, और उन्होंने इस LC ऑसिलेशन सर्किट को, इस सर्किट को इसने यूज़ किया फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और इन्होंने वो प्रूव करके बता दिया, और उन्होंने कितना बताया कि 6 मीटर तक ये वेव्स मूव कर सकती हैं, ठीक है। वेव्स ऑफ वेवलेंथ अराउंड 6 मीटर, ठीक है। तो वहाँ तक वो डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ अराउंड 6 मीटर तक डिटेक्ट कर सकते थे। और 1885 में जो JC बॉस थे, जिसको हम सर JC बॉस साइंटिस्ट थे, JC बॉस, उन्होंने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की, लेकिन उसकी जो वेवलेंथ थी दैट इज़ अप टू 5 mm, ठीक है। इन्होंने 6 मीटर में फाइंड आउट किया, उन्होंने 5 mm तक शॉर्टर वेवलेंथ फाइंड आउट की, लेकिन उसका जो रेंज था 5 mm टू 25 mm। किसकी हेल्प से, उन्होंने एक सेल्फ डिज़ाइन रेडिएटर मींस तैयार किया, तो उसकी हेल्प से इन्होंने ये वेवलेंथ फाइंड आउट की 5 मिलीमीटर टू 25 mm, ठीक है। तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, छोटे वेवलेंथ जो रेंज थी 5 mm टू 25 mm तक, उन्होंने 85 में इन्होंने उस वेवलेंथ को जो ही वॉज एबल टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो लास्ट में जो JC बॉस ने उन्होंने जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई उसको वो ट्रांसमिट कर सकते थे 20 मीटर तक। ये हुआ 86 मीटर, और ये इन्होंने लास्ट में फिर 20 मीटर तक उसको ट्रांसमिट कर सकते थे। उसके बाद 1896 में एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मार्कोनी। तो आपने नाम सुना होगा ये मार्कोनी। तो मार्कोनी ने क्या डिस्कवर किया कि अगर स्पार्क जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एंटीनास का इन्होंने एग्जांपल दिया था, एक एंटीना के ऊपर इन्होंने डिस्कवर किया था कि मतलब इफ़ वन ऑफ द स्पार्क गैप टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू एंटीना, ठीक है, अगर इसको एंटीना के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, और दूसरे वाले टर्मिनल को अर्थिंग कर दी जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम बहुत सेवरल किलोमीटर तक उसको हम भेज सकते हैं, सेवरल किलोमीटर तक उसको सेंड कर सकते हैं। और वो सक्सीड भी हुए ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उन्होंने ब्रिटिश चैनल में 1899 में वो मींस सक्सीड हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंड करने में अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन, ठीक है। 1901 में मींस 1901 में उन्होंने वो सक्सीड हुए थे अटलांटिक ओशन में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंड करने में, कि मतलब जो उन्होंने बोला कि जो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ इसको एक एंटीना के एक एंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे वाले एंटीना को क्या करेंगे, वो अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने वो जो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ मीन जो स्पार्क उन्होंने बोला कि प्रोड्यूस किया, तो उसको एक एंड से एक एंटीना से जोड़ दिया और दूसरा एंड उन्होंने मीन्स ये जो वाला दूसरा जो एंड है इसका वो उसको ग्राउंड कर दिया। मीन्स मान लो ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाला इन्होंने ये वाला एंड देखिए आप यहाँ पे, और दूसरे वाला एंड इन्होंने अर्थिंग कर दिया, उसको अर्थिंग कर दिया यहाँ से। जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, इसलिए जो रेडियो कम्युनिकेशन हुआ स्टार्ट, रेडियो कम्युनिकेशन हुआ तो मार्कोनी ने ही वो स्टार्ट किया था। एक्सपेरिमेंट्स
marked the beginning of radio communication. So students, this was about Hertz experiment.